हेलो बच्चों, अभी हम लोगों ने अपने जो कक्षा 8 है, कक्षा 8 के विज्ञान विषय में हम लोगों ने वायु तथा जल प्रदूषण के बारे में पढ़ा कि किस तरह से वायु और जल प्रदूषण के कारण हमारे जो जीवन है उस पर असर करता है। तो अभी स्वाध्याय हम लोग देखते हैं। तो देखो कि प्रश्न एक है कि किन विभिन्न विधियों द्वारा जल का प्रदूषण होता है। तो देखो, पहले है पानी प्रदूषण होने के कारण। फिर प्राणी प्रदूषण होने के कारण क्या होता है कि मल अपशिष्ट रसोई, शौचालय और कपड़े धोने के स्रोत से भी अपशिष्ट पदार्थ के कारण है, यह भी पानी को दूषित करने के लिए जिम्मेदार है। फिर औद्योगिक अपशिष्ट, यानी औद्योगिक का कारण क्या है कि उसे उद्योग जल में जो स्रोत में हानिकारक रासायनिक अपशिष्ट जारी करते हैं और उनसे भी क्या होता है, उनसे भी जल प्रदूषित कर रहा है। कृषि रसायन, यानी किसान अत्यधिक मात्रा में जो कीटनाशक और उर्वरक का उपयोग करते हैं जो फसल उत्पादक की वृद्धि करता है। यह रसायन बारिश और बाढ़ के कारण जल निकायों के मिल जाते हैं और जिससे क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। तो इस तरह से जल का प्रदूषण होता है। अभी प्रश्न 2 है कि व्यक्तिगत स्तर पर आप वायु प्रदूषण कम करने के लिए कैसे सहायता करते हैं। तो देखो कि किसी व्यक्ति को वायु प्रदूषण को कम करने के लिए इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कम दूरी के लिए वाहनों का प्रयोग करना नहीं चाहिए, जितना हो सके कारों को इस्तेमाल से बचना चाहिए और जब भी संभव हो ना तो सार्वजनिक परिवहन का ही उपयोग करना चाहिए। फिर देखो कि वाहन को और घरेलू चिमनी के उत्सर्जन को नियंत्रित करना चाहिए। कूड़े को हमेशा सही तरीके से निपटाना चाहिए और ना ही जलाना चाहिए। स्वच्छ ईंधन जैसे एलपीजी और सीएनजी का उपयोग करके डीजल और पेट्रोल को बचाए रखना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि अपना व्यक्तिगत स्तर पर वायु प्रदूषण कम करने के लिए करने का उपाय हम लोग ढूंढें। अभी प्रश्न है हमारा 3, स्वच्छ और पारदर्शक जल सदैव पीने योग्य होता है, ये हमें टिप्पणी लिखनी। तो देखो कि नहीं, क्योंकि साफ और पारदर्शक हमेशा पीने के योग्य होता है ये कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि पानी दिखने में भले साफ दिखाई दे सकता है, लेकिन यह हो सकता है कि उसमें जो सूक्ष्म जीव है और अन्य विघटन अशुद्धियाँ है जिसके कारण कुछ रोग हो सकते हैं। और इसलिए यह सलाह दी जाती है कि पीने से पहले पानी को क्या करना है, शुद्ध कर लेना चाहिए। पानी को शुद्ध करने वाले जो प्रणालियाँ द्वारा यह उबाल कर भी किया जा सकता है। इस तरह से हम लोग को पानी स्वच्छ और साफ दिख रहा है इसलिए पीने लायक योग्य है, यह हम लोग नहीं कह सकते हैं। अभी प्रश्न 4 है कि आप अपने शहर की नगर पालिका के सदस्य हैं। ऐसे उपायों की सूची बनाएं जिसके नगर में सभी निवासियों को स्वच्छ जल की क्या होगी, आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। तो यहाँ पे देखो कि सभी जो निवासियों को स्वच्छ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए, निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। तो पहला है कि पानी को पाइप के आसपास के जो क्षेत्र होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए। फिर क्लोरीनीकरण जैसे जो रासायनिक तरीके वो पानी शुद्ध करने के लिए उपयोग किए जाने चाहिए। फिर मुख्य जल के स्रोत स्वच्छ परिवेश में जाना चाहिए और ठीक से बनाए रखा जाना चाहिए। तो इस तरह से हम अपने नगर पालिका के सदस्य के रूप में हमारे जल प्रदूषण रोकने के उपाय करने चाहिए। शुद्ध तथा प्रदूषित वायु में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो, अभी सूत्रानुसार शुद्ध वायु में लगभग 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैस जैसे आर्गन और मीथेन, ओजोन और पानी की भाप उपस्थित है। और ये जो वायु क्या होता है, और जब इस वायु की संरचना में हानिकारक पदार्थ या गैस जैसे जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और पार्टिकुलर मैटर मिलाकर परिवर्तित किया जाता है ना, तो तब ऐसे जो है हवा को क्या करते हैं, वो प्रदूषित कहा जा सकता है। तो इस तरह से ये जो अपनी मात्रा है उसमें थोड़ी बहुत भी कमी अधिक हो तो समझ लेना चाहिए कि हवा में क्या हो रहा है, हवा अपनी प्रदूषित हो रही है। अभी बच्चों कि अगला प्रश्न क्या है कि उन अवस्था की व्याख्या कीजिए जिसमें अम्ल वर्षा होती है और अम्ल वर्षा के कैसे प्रभावित करती है।
देखो जैसे कोयला और डीजल जैसे जीवाश्म ईंधन में ज्वलन के विभिन्न प्रदूषकों को वायुमंडल में छोड़ा जाता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अभी ये जो प्रदूषक होते हैं वो पानी में मौजूद भाप के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे क्या होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनते हैं और ये बारिश के साथ सीधे नीचे आते हैं और जिससे क्या होती है अम्लीय वर्षा होती है। और अम्ल के इसके प्रभाव क्या होते हैं कि अम्ल वर्षा की क्या इमारतें हैं और संरचना का नुकसान पहुंचाता है और विशेष रूप में संगमरवर जैसे कि संगमरवर से बना ताजमहल इसका असर करता है। अम्ल वर्षा के फसलों को भी नुकसान पहुंचता है। अभी प्रश्न 7 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा घर गैस नहीं है? तो कौन सा है नहीं है, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा पौधा घर गैस नहीं है? कौन सा पौधा घर नाइट्रोजन वाला। अभी प्रश्न है कि पौधा घर पर प्रभाव अपने शब्दों में वर्णन करना है। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है ना, तो उसमें से कुछ वापस पुनरावर्तित हो जाती है और बाकी पौधों पर क्या होता है अवशेष हो जाता है, जिसमें जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन शामिल होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो होती है अधिक मात्रा के कारण क्या होता है कि सूर्य की जो विकिरण की आवश्यकता मात्रा से अधिक अवशोषित होने के कारण वातावरण के औसत तापमान में वो क्या होता है वृद्धि का कारण बन जाता है। तापमान के वृद्धि के कारण क्या होता है कि ध्रुवीय जब बर्फ के आवरण को पिघलने के लगने और समुद्र के जल के स्तर की क्या होगी वृद्धि होगी और इससे क्या होता है तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए खतरा पैदा हो सकता है। अभी आपके द्वारा कक्षा में विश्व उष्णन के बारे में दिया जाने वाला संक्षिप्त भाषण करना है कि अब देखो कि विश्व उष्णन हमारे लिए देश के अलावा पूरे देश के लिए बहुत ही बड़ी समस्या है। यह धरती के जो वातावरण पे लगातार जो बढ़ रही है समस्या है, न केवल मनुष्य पर धरती पर रहने वाले प्रत्येक प्राणी को क्या करता है नुकसान पहुंचा रहा है और इस समस्या को निपटने के लिए प्रत्येक देश कुछ न कुछ उपाय लगातार कर रहा है, परंतु यह निरंतर बढ़ ही रहा है। विश्व उन्नयन के सबसे बड़ा जिम्मेदार स्वयं मानव है। इसकी गतिविधियों को कुछ ऐसे ही है कि हर तरफ लगातार विश्व उष्णन बढ़ रहा है। मनुष्य की इन गतियों को खतरनाक गैस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि की ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा वातावरण में क्या हो रही है बढ़ोतरी हो रही। अभी ताजमहल की सुंदरता का वर्णन करना है। तो देखो कि अम्लीय वर्षा के ताजमहल की सुंदरता के लिए एक बड़ा खतरा बना है। आपने बताया कि भारत के अंदर आगरा में स्थित जो ताजमहल है तो एक अपने बोलो तो पर्यटक स्थल के रूप से माना जाता है, पर आज ये वायु प्रदूषण के कारण इसके ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और इसके क्या हो रहा है कि अम्ल वर्षा के कारण ही उसके ऊपर बहुत खतरा है। इस एसिड बारिश में स्मारक पर गिरती है तो पूरी तरह से ये जो है कि ताजमहल पूरे वाइट संगमरवर से बना हुआ है, तो अगर आम्ल वर्षा की बारिश इसके ऊपर होती तो वह स्मारक के साथ प्रतिक्रिया करके जिससे एक पाउडर जैसा पदार्थ बनता है और जो वर्षा में धुल जाता है और यह घटना संगमरवर के कैंसर के रूप में जानी जाती है। अभी देखो जल में शोषकों के स्तर में वृद्धि किस प्रकार जल जीवों को उत्तरजीवित को प्रभावित करती है। तो एक जल के पोषक तत्वों में स्थिर स्तर के वृद्धि जैवाल की आबादी के अत्यधिक वृद्धि ही की ओर जाता है। जल में क्या होती है शैवाल जो होते हैं, देखो कि जल के अंदर ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिससे क्या होती है कि शैवाल की वृद्धि करते हैं और शैवाल को आबादी की अत्यधिक वृद्धि की ओर लेके जाता है। लेकिन जल में अगर जल के शैवाल मर जाते हैं और जो डिकम्पोजर्स के लिए भोजन के रूप में सेवा का कार्य करते हैं और बहुत सारी ऑक्सीजन इस प्रक्रिया में उपयोग होती है, जिससे परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जल को घुलित ऑक्सीजन के स्तर में क्या होती है कमी आती है
और यह इसके बदले मछलियाँ और अन्य जीवों को मरने का कारण बन सकता है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो 18वां चैप्टर है लास्ट, तो उसके भी हमारा यहाँ पे स्वाध्याय पूरा होता है। अभी अपनी एग्ज़ाम आ रही तो तुम लोग को इसको नोटबुक के अंदर उतारना। चलो बाय।